अलजेब्रा में तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से चैप्टर में हो रही है? एफपी में हो रही है? मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को भी हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है बोलो? पढ़ रहे नहीं हो? पढ़े ही नहीं हो इसलिए हो रही है। और कुछ? और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है? ठीक है, टर्म्स अगर हम लोग को याद रहेंगे ना फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो हम लोग को समझने में ज्यादा आसानी होगी चैप्टर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट में सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट्स है? जीएसटी के बारे में, है ना, जीएसटी के बारे में, सीजीएसटी के बारे में, एसजीएसटी के बारे में। एक टर्म आता है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब तक इस पे टैक्स लगा है क्या? नहीं लगा इसके ऊपर टैक्स अब तक। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी तक उस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जीएसटी, है ना। जीएसटी हमेशा हम लोग को किस में दिया रहता है? परसेंटेज में। किस में दिया रहता है? परसेंटेज में। ये जो भी रहेगा, जो भी परसेंटेज लगेगा, वो किस पे लगता है? टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है 2 टाइप का जीएसटी। कितने टाइप का? कौन सा कौन सा? सीजीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कुछ भेदभाव है? ये कितना रहेगा? अगर ये 5% है तो ये भी, अगर ये 10% है तो ये, अगर ये 18 है तो ये, अगर ये 26 है तो ये 13, और ये भी, है ना, दोनों 13 रहेगा। तो मतलब इससे हम लोग को एक फॉर्मूला बनता है कि सीजीएसटी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ जीएसटी। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यस और नो? ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ये जो जीएसटी होता है, ये लगता किस पे? हम लोग बोल रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू पे। और ये जो जीएसटी हम लोग ने लिखे हैं, ये किस में है? परसेंटेज। लेकिन हमको किस में चाहिए? पैसे में, रुपीज में चाहिए। तो उसका भी फॉर्मूला आना चाहिए अपने को, है ना। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू को अपन टीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलेंगे उसको? तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। अगर मेरा टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है, कितना है? 100, और मेरा रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 10%। क्या दिया हुआ है? तो सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे 10% का मतलब होता है 10/100, और टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ था? 0 बचा क्या ऊपर सिर्फ? तो मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो गया? 10 रुपया। ठीक है, अब ये सब तो हो गया टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोटल। टोटल अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है जो कस्टमर क्या करता है? पे करता है। तो वो किस किस को मिला के बनता है? वो मिला के बनता है टीवी को और अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो सपोज मेरा यही सम में, यही एग्जांपल में टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 100 रुपया, और मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया? तो मेरे को पूरा टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 110 रुपया। समझ में आ रहा है? ठीक है, और कुछ है इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 1 में? बस इतना ही है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। बताओ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या है? जीएसटी पेएबल है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमको 2 टर्म समझना पड़ेगा। सॉरी, 2 टर्म ही लिख दिया डायरेक्ट। एक सबसे पहले हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आय, और दूसरी चीज जो हमको समझना पड़ेगा वो है आउटपुट टैक्स। प्यार से हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओटी बोलेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट में फर्क ये है, ये दोनों ही क्या है? टैक्स है। ठीक है,
आईटीसी में होता ये है कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हम जब कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मैं एक क्या हूं, सप्लायर हूं, ठीक है, मैं आगे जाके किसी को कुछ सप्लाई करने वाला हूं, तो मैं वो चीज पहले क्या करूंगा, खरीदूंगा। अब मैंने जब वो चीज खरीदा तो मैंने जिससे खरीदा उसको मैंने क्या भरा, टैक्स। क्या भरा उसको मैंने, तो मैंने ये जो जितने का सामान है वो तो खरीदा ही, और ऊपर से उसके ऊपर क्या दिया मैंने, टैक्स। तो जब खरीदते टाइम हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको। अब ये चीज मैंने खरीदा था, काय के लिए खरीदा था, बेचने को। अब मैं इसको क्या करूंगा, बेच दूंगा। अब मैं जब इसको बेचूंगा तो सामने वाला मुझे इसके बदले क्या देगा, इसका पैसा देगा, और क्या देगा, टैक्स देगा। तो अब जो टैक्स मेरे पास आया, कब, बेचने पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, बेचते टाइम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स जो होता है ना, वो इनपुट टैक्स से हमेशा क्या होता है, बड़ा, हमेशा बड़ा होगा, कभी छोटा हो ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपया कलेक्ट किया और भरा कितना था मैंने, 80 रुपया। कितना रुपया भरा था, भरा मैंने 80 रुपया था, कलेक्ट मैंने कितना किया, तो 20 रुपया तो मेरा फायदा हो गया ना, है ना। तो ये जो 20 रुपया है मैं अपनी जेब में रखूंगा क्या, नहीं, मैं ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा आया है मेरे पास, वो भी किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को। किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को। तो ऐसे टैक्स को, जो 20 रुपया जो मेरा टैक्स है, उसको मैं क्या बोलता हूं, जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल, जीएसटी का पेएबल हमेशा क्या होएगा, आउटपुट बड़ा वाला माइनस, समझ में आया। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला हो गया ये, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और कुछ है सेकंड एक्सरसाइज में, और कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग को एक सम दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को टैक्स इनवॉइस बनाने का है, याद है, टैक्स इनवॉइस बनाओ बोला हुआ है उसने। तो ये बहुत आसान है, अगर ये सम आ गया तो कैसे बनता है ध्यान से देख लो। टैक्स इनवॉइस में जो जरूरी चीजें हैं, वो सबसे पहले होता है सप्लायर, ठीक है। सप्लायर यानी आपके दुकान का नाम, कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे अपन ने क्या रखे थे, बाबू एंटरप्राइजेस, ठीक है, बाबू एंटरप्राइजेस रखे थे अपन ने, तो सप्लायर का नाम आता है। सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज जो हमारे टैक्स इनवॉइस में लिखनी चाहिए वो होता है नाम, कि ये जो बिल है ये कौन सी दुकान का बिल है या कौन सी सप्लायर का बिल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डेट आ जाता है ना, उसके बाद उसका एड्रेस आ जाता है, उसके बाद इनवॉइस नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है, GSTIN यानी जीएसटी नंबर, है ना। ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वही लिखने का, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये बिल का ऊपर वाला पार्ट होता है। अब मेन चीज चालू होती है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब कितना आइटम अपन खरीद रहे, 10 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, ज्यादातर अपने क्वेश्चन में 2 या 3 ही आइटम दिया हुआ है, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद क्या आता है, नेम आता है, क्या ले रहे हो आप, है ना, प्रोडक्ट का नाम आता है। जैसे पेंसिल बेच रहे अपन, फिर हेडफोन का भी है ना, कुछ कुछ समझे ऐसे। तो सीरियल नंबर पहला, जैसे मैं पेंसिल बॉक्स बेच रहा हूं तो पेंसिल बॉक्स। फिर नेम के बाद क्या आता है, HSN कोड। HSN कोड क्या होता है बता सकते हैं कोई, प्रोडक्ट के पीछे जो हमारा बारकोड होता है उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ना, तो वो आपको दिया नहीं रहेगा, अगर दिया रहेगा तो वही लिखने का, अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। उसके अंदर आप सिर्फ नंबर लिखना चाहते हो सिर्फ नंबर लिख सकते हो, अल्फाबेट्स के साथ नंबर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ PB 121, ये उसका HSN कोड हो गया। उसके बाद उसका क्या आता है, प्राइस, ठीक है, प्राइस आएगा या अमाउंट आएगा, जो भी आएगा। जैसे 100 रुपए की एक पेंसिल की बॉक्स है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्वांटिटी,
क्या लिखेंगे, कितना क्वांटिटी बॉक्स खरीद रहे हो आप, सपोज 10 क्वांटिटी, बहुत पढ़ाई करते हैं हम लोग, 10 क्वांटिटी बॉक्स पेंसिल की खरीद ली, अब क्या करने वाले पता नहीं, लेकिन खरीद लिए, ठीक है, 10 खरीद लिए। अब उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद आएगा रेट ऑफ जीएसटी, या तो फिर इसका टोटल आएगा, है ना, कि टोटल आ जाएगा, सपोज टोटल प्राइस या टोटल रेट हो सकता है ना, प्राइस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रेट लिख सकते हो, तो टोटल रेट आप लिख दोगे। टोटल रेट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 रुपया। उसके बाद आता है सीजीएसटी, और फिर आता है, और फिर उसके बाद आता है टोटल, ठीक है। अब सपोज इसके ऊपर 5% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, तो 2.5% यहाँ लगेगा और 2.5%, यस और नो, हाफ हाफ होता है ना। अगर 5% जीएसटी है तो सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी 2.5, तो 2.5 लगा दिया मैंने। अब मुझे किसका 2.5 फाइंड करने का है, 1000 का। 1000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2.5 अपॉन 0 कैंसिल, 2.5 इंटू 10 कितना रुपया होगा, 25 रुपया। तो 25 रुपया सीजीएसटी, 25 रुपया टोटल जीएसटी, कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50, और रेट कितना है उसका 1000, तो टोटल प्राइस कितना हो गया इसका 1050 को हमको पेंसिल बॉक्स पड़ रहा है, सिंपल। उसके बाद सपोज कुछ और खरीद लिए, अब पेंसिल खरीदे हो तो रब भी तो करोगे, है ना, तो रबर ले लिया अपन ने, तो रबर का इधर आएगा पूरा, रबर लिखोगे, HSN कोड, कितने रुपए का उसका रेट है, कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, टोटल, उस पे जीएसटी कितना लग रहा है वो, है ना, ये सब चीजें आएंगी। और फिर उसके बाद जो भी चीजें आप खरीद रहे हो उसका सिर्फ ये वाले हिस्से का हमको क्या करने का है, टोटल करके लिखने का है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब किसी भी चीज का टोटल नहीं होगा, सिर्फ इसका टोटल होगा, क्लियर है। ये हम लोग का क्या है, टैक्स इनवॉइस है, क्या ये हम लोग का, कुछ डिफिकल्ट है इसके अंदर, ये सब याद रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट PS3 पे आते हैं। PS3 में क्या है, शेयर्स के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शेयर होता क्या है, कोई भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आप कौन बन गए, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर हो गए आप। शेयर होल्डर आप हो, उसका क्या सबूत देते हैं वो लोग, शेयर सर्टिफिकेट, क्या देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि आपने उसको कितने में खरीदा, आपने कितना क्वांटिटी खरीदा, ये सब चीजें शेयर सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है शेयर सर्टिफिकेट में, वो होती है FV। क्या होती है, यानी फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि इस शेयर का फेस वैल्यू इतना इतना है, ठीक है। फेस वैल्यू वो नहीं होता है जिसमें आपने खरीदा है, जिसमें आप जितने में आपने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्केट। जो भी चीज जब भी आप खरीदोगे या फिर उसको बेचोगे तो किस में बेचोगे या किस में खरीदोगे, फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट पे उसका प्रिंटेड प्राइस होता है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन खरीदोगे या बेचोगे किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो FV समझ में आ गया, MV समझ में आ गया। और क्या रहता है इसके अंदर, डिविडेंड। क्या रहता है, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी आपको उसके प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा देती है कि आपने, अच्छा हुआ कि हमारे शेयर्स बेचे नहीं और अपना पैसा हमारे कंपनी में लगाए रखा, तो एक एज अ लॉयल्टी कि आप हमारे कंपनी से लॉयल हो, उसका आपको कंपनी क्या देती है, एज अ गिफ्ट कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने प्रॉफिट में से निकाल के आपको भी देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। हमेशा किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किस पे लगता है, याद रखो। डिविडेंड जो भी दिया रहेगा ना वो भी हम लोग को हमेशा किस में दिया जाएगा, परसेंटेज में। लेकिन अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज X% दिया हुआ है मुझे, ठीक है, तो
तो मैं उस x अपॉन 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फेस वैल्यू से। इसमें मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया डिविडेंड कैसे आता है? डिविडेंड के बाद एक और चीज आती है सम इन्वेस्टेड। क्या आता है? यानी आपने कंपनी में टोटल पैसा कितना डाल के रखे हो, है ना? तो कैसे पता चलता है? इसका फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ। जैसे मार्केट वैल्यू चल रहा था 200 रुपया कोई शेयर का, और मैंने वो शेयर खरीद लिया 40 शेयर। कितने खरीद लिया? तो मैं 200 रुपया यानी उसकी मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स यानी 40 शेयर से क्या करूंगा? तो मेरा सम इन्वेस्टेड कितना हो गया? 8000। समझ में आया सबको? कुछ दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से PS3 में, वो है ROR। व्हाट इज ROR? रेट ऑफ रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारी जो कंपनी जिसमें हमने पैसा लगाया है वो कितनी फायदेमंद है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगा करके रखे हैं, हमारे हम शेयर होल्डर है मल्टीपल कंपनीज के, तो ROR डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है। ROR जो रेट है ऑब्वियसली वो रेट हमेशा किस में होना चाहिए? परसेंटेज में। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू, ये हम लोग का ROR का फॉर्मूला है। सिंपल है ना? टोटल डिविडेंड ये डिविडेंड फाइंड किया था हम लोग ने, है ना? अगर ये डिविडेंड हम लोग एक का फाइंड कर रहे हैं, ये जो डिविडेंड आया ना ये मुझे एक शेयर का आया है। कितने शेयर का? तो ये डिविडेंड को मैं नंबर ऑफ शेयर से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से मैंने मल्टीप्लाई किया, वो मैं यहाँ लिखूंगा। एक सिंगल का नहीं लिखूंगा, टोटल का लिखूंगा। टोटल डिविडेंड आ गया, सम इन्वेस्टेड आ गया, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? तो मुझे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? रेट में आएगा। वो मेरा क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया? और कुछ है PS3 में? पक्का? आगे बढ़ते। PS4 में क्या है? ब्रोकरेज। PS4 में है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज होता क्या है? ब्रोकरेज के ना कुछ कंडीशंस है ना? ब्रोकरेज के कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो ब्रोकरेज लगता किस पे है? मार्केट वैल्यू पे, है ना? जितने में आप बेच रहे हो। सपोज मेरा एक घर है, ठीक है, मैं उस घर को 5 लाख में बेच रहा हूं। कितने लाख में बेच रहा हूं? 5 लाख में मैं बेच रहा हूं, मतलब वो 5 लाख उसका क्या हो गया है? मार्केट वैल्यू। क्या हो गया है? तो अब ये जो ब्रोकरेज लगेगा वो किस पे लगता है? हमेशा मार्केट वैल्यू पे। ब्रोकरेज जो तुम लोग को दिया रहेगा ना, हमेशा वो किस में दिया रहेगा? तो अगर मुझे उसका अमाउंट फाइंड करना है, यानी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करना है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मार्केट वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो मुझे आएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, कि कितना पैसा हमको ब्रोकरेज में भरना है। सपोज मेरा रेट ऑफ ब्रोकरेज है 2%। कितना परसेंट? और मैंने घर कितने में बेचा? 5%। तो 2% मतलब 2/100 इंटू कितना? सही है? एक आध जीरो आगे तो नहीं हो गया? 0 0 कट करते। ये कितना है? 5000 इंटू 2 कितना? तो मैं 10,000 रुपया क्या भर रहा हूं? ब्रोकरेज भर रहा हूं। सिंपल है ना? नहीं, सिंपल नहीं है, क्योंकि अब ब्रोकरेज पे मुझे क्या भरना है? GST भरना है। ठीक है, अब वो GST कितना भी हो, GST सपोज मुझे दिया हुआ है 18%। कितना दिया हुआ है? GST ऑन ब्रोकरेज। याद रखो GST ऑन क्या है? ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज कितना आया मुझे? 10,000। ठीक है, तो GST ऑन ब्रोकरेज सपोज 18% दिया हुआ है मुझे, फॉर एग्जांपल 18%। तो मैंने जो ब्रोकरेज भरा हूं उसका मैं क्या फाइंड करूंगा? 18%। 0 0 18 इंटू 100। 1800 में क्या भर रहा हूं? GST भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? GST भर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अब सपोज, अब बात क्या आती है, जो मैंने 2 कंडीशन की बात किया था वो ये है कि या तो आप अपना सामान बेच रहे हो
या तो आप अपना सामान क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो दो चीजें आएंगी, या तो परचेज और सेलिंग, परचेज और सेलिंग। अगर मैं कोई चीज परचेस कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले चीज मिलेगी और मैं उसके बदले क्या दूंगा, पैसा। मैं पैसा दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। कितना दूंगा, 5 लाख के ऊपर प्लस क्या दूंगा, फिर ब्रोकरेज के ऊपर और क्या दूंगा, जीएसटी। तो जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, जब मैं कोई चीज क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो मेरा टोटल अमाउंट जो जाने वाला है, जो टोटल अमाउंट मेरा जो जाने वाला है वो क्या होएगा, सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू, फिर उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, ब्रोकरेज, फिर उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब मैं सपोज कोई चीज बेच रहा हूं, मेरा घर है, मैं बेच रहा हूं, अब मैं घर दे दूंगा, उसके बदले मुझे क्या आएगा, कितना आएगा, 5 लाख। मार्केट वैल्यू आ गया मेरे को, है ना, तो मेरे को आएगा टोटल, इधर मेरे को आ गया मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब यही मार्केट वैल्यू में से मुझे ब्रोकरेज क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। मैं ब्रोकरेज क्या करूंगा, दूंगा। तो ये जो यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या होएगा, माइनस होएगा। क्या होएगा, माइनस होएगा। और फिर उसके अंदर से जीएसटी भी क्या होएगा, माइनस होएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट बना के पहले मैं ब्रोकरेज और जीएसटी को प्लस करूंगा और फिर उसको मार्केट वैल्यू से क्या कर दूंगा, माइनस। कब, सेलिंग। और परचेज होएगा तो सब क्या होएगा, ऐड। और बेचूंगा अगर तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज और जीएसटी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आया। और कुछ है इसके अलावा, नहीं। एक चीज हम लोग से छूट गई, इंपॉर्टेंट है, जो प्रीमियम, पार और डिस्काउंट, है ना। प्रीमियम, पार और डिस्काउंट का हम लोग को कंडीशन, ये हम लोग को आता है, या तो टेबल में आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए, या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो वो क्या है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर मेरा मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से क्या है, ज्यादा। अगर फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 200 हो गई, अब मैं उसको बेच रहा हूं, है ना, तो भाव जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। जब भाव बढ़ता है ना तो वो क्या होता है, प्रीमियम। फिर मार्केट वैल्यू कम हो गया है और फेस वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ गया है। फेस वैल्यू क्या हो गया है, मतलब वो शेयर किस पे मिल रहा है अपने को, और अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है, तो वो शेयर इज एट व्हाट, पार, ठीक है। अब जब हम लोग को ये चीजें पूछेगी ना कि प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है या पार पे है, पार पे है तो इक्वल ही होगा, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट लिखेंगे ना तो हम लोग को अमाउंट लिखना पड़ेगा कि कितना प्रीमियम और कितना डिस्काउंट। जैसे 100 रुपए की चीज अब 200 रुपए की हो गई और हमने बेच दिया, तो MV माइनस क्या करेंगे, FV, 200 माइनस 100 कितना बचा, द शेयर इज एट अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज। ये पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, सिर्फ प्रीमियम लिख के छोड़ना। फिर उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया है, जैसे 50 रुपया हो गया और फेस वैल्यू 100 थी, फेस वैल्यू चेंज होती है क्या, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उस पर थप्पा लग गया है, ठीक है। तो अगर फेस वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट वैल्यू अब हो चुकी है 50, तो शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। अगर हमने शेयर डिस्काउंट पे बेच दिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले FV को MV से माइनस करेंगे, बड़े को छोटे से, बड़े को छोटे से। तो बड़े को छोटे से माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि द शेयर इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज, ठीक है। और फिर अगर दोनों फेस वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू भी कितना है 100, द शेयर इज एट पार। अब पार में कितना पार है वो तो लिखना नहीं होता क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। समझ में आया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग का किसका है, फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है। अच्छा, वीडियो में अगर तुम लोग ने सर्कल का देखे होगा ना तो दिख नहीं रहे, तो ये करना, लैंडस्केप मोड करना और जूम करोगे तो जूम होके दिखता, ठीक है। अगर फिर भी सब ब्लर दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा देना, खाली तुम लोग को सब क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला लिस्ट, ये पूरा फॉर्मूला लिस्ट है, इसके अंदर अपन ने बीच बीच में थोड़े थोड़े सम कर दिए, इसके लिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, वरना ये सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट है। समझ में आया। ये फॉर्मूला लिस्ट अगर तुम लोग को याद रहेगा पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग।